Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Introduction to Computer Programming using C++. As usual, आज की क्लास और उसका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा प्रीवियस क्लास का ओवरव्यू दे दूं। हमने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने वेरिएबल को डिस्कस किया था, और वेरिएबल को करने के बाद हम लोगों ने वेरिएबल की दो चीज़ें जो हैं वो मैंने कहा था कि हम लोग करेंगे। एक उसकी डिक्लेरेशन और एक उसकी इनिशलाइजेशन। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो सारा जो था वो वेरिएबल के डिक्लेयर करने पे था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है और कैसे होती है। इसके अलावा हमने उसमें बात की थी कि हम एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, और इसके अलावा हमने बात की थी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होंगे। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है डैट इज़ दी वेरिएबल इनिशलाइजेशन, और यही वेरिएबल इनिशलाइजेशन जो है हमारा आज की क्लास का टॉपिक भी है। तो लेट स्टार्ट। वेरिएबल इनिशलाइजेशन, इनिशलाइज कहते हैं किसी चीज़ को स्टार्ट देना, किसी चीज़ को इनिशिएट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना। तो वेरिएबल डिक्लेयर जब हम कर लेते हैं, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन जब हो जाती है, तो अगला काम ये होता है कि हम वेरिएबल को वैल्यू दें। सो वेरिएबल को वैल्यू देना, उसको कोई वैल्यू असाइन करना, डैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशलाइजेशन। इसको प्रॉपरली हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि टू फिल द वेरिएबल विद वैल्यू। ठीक है जी। तो जब वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, हम उसको कोई वैल्यू दे देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल इनिशलाइजेशन। सो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। तो डिक्लेयर जो है वो तो हमने पढ़ा था कि हम कंपाइलर को इंट्रोड्यूस करवाते कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, इसका नाम ये है, इसकी टाइप ये है, जो भी हम उसमें बताते हैं, तो वो तो डिक्लेरेशन है। अब उसी वेरिएबल में अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, जो भी हमने डेटा टाइप उसकी बताई होती है, जो मैंने आप लोगों को उस दिन एग्जांपल के तौर पे कुछ डेटा टाइप्स के नाम भी बताए थे, जैसे इंट, फ्लोट और चार। ठीक है, तो ये जो मैंने डेटा टाइप्स आप लोगों को बताई थी, ये जस्ट एग्जांपल थी। डेटा टाइप का हम लोग पूरा एक लेक्चर भी लेंगे जिसमें मैं आप लोगों को डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स की जो हैं, जो C++ में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये डेटा टाइप्स हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट मैंने आप लोगों को जो दो तीन बेसिक बताई थी डेटा टाइप्स, जैसे इंट और फ्लोट और चार वगैरह, तो ये डेटा टाइप्स हैं। मैंने इसके अलावा आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो आज के लेक्चर के लिए बड़ी ज़रूरी है और उसका आप लोगों को पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। वो ये है कि मैंने कहा था कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको जो डेटा टाइप हम जिस डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो वो डेटा टाइप बेसिकली डिपेंड करती है हमारे इनिशलाइजेशन पे। ठीक है जी, वो हमारे इनिशलाइज करने वाली वैल्यू पे डिपेंड करती है, यानी हम लोगों ने उसको इनिशलाइज
किस वैल्यू के साथ करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या देनी है, हम उस वैल्यू को दिमाग में रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना होता है। यानी डिक्लेयर करते वक्त हमें उसकी इनिशियलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप लोग जिस वक्त कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू, कौन सी मीन्स कौन सी टाइप की वैल्यू आएगी। कौन सी का मतलब ये नहीं कि मैंने इसमें 5 स्टोर करना है या मैंने 6 स्टोर करना है, तो ये नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की वैल्यू को मैंने स्टोर करना है इस वेरिएबल के अंदर। यानी वो कोई नंबर है, या वो कोई अल्फ़ाबेट है, या वो किसी बंदे का नाम है, या वो इसी तरह पॉइंट वाली कोई वैल्यू है, या विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू है। तो मतलब इस तरह की चीज़ जो है टाइप उसकी पता हो कि वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, या डिजिट्स की फॉर्म में है, या पॉइंट की फॉर्म में है, ठीक है ना। और इसी तरह उसकी वैल्यू की रेंज का पता होना चाहिए हमें कि हम जो वैल्यू उस वेरिएबल में इनिशलाइज करेंगे, ठीक है, यानी जो वैल्यू उसको देंगे वो कितने साइज़ की होगी। यानी वो 5, 7, 8 या इस तरह टाइप की वैल्यू है, या वो थाउजेंड्स में है, या वो लेट्स सपोज के जो है वो लाखों में है, ठीक है ना, या वो कितने उसकी रेंज तक वो वैल्यू जा सकती है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने डेटा की टाइप का ख्याल रखना होता है, और वो टाइप का ख्याल आप लोग डिक्लेयर करते वक्त रखते हो, और डिक्लेयर करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा कैसे जाता है, उसके इनिशलाइज करने वाली वैल्यू की बेस पे, ठीक है जी। यानी उसमें कौन सी वैल्यू आनी है उस हिसाब से हम लोगों ने डिक्लेयर भी करना होता है। तो मतलब ये हुआ कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप लोगों को वेरिएबल बनाते वक्त ही उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग उसको बनाओगे सही नहीं तो उसको इनिशियलाइज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी तरह इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को याद हो तो पहले अपने पिछले लेक्चर में भी दी थी, कि जैसे लेट सपोज आप लोगों ने कहीं रहना है तो उसके लिए घर बनाओगे। अब घर जब आप लोग बनाओगे तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपने फैमिली मेम्बर्स को, नंबर ऑफ पर्सनस को, नंबर ऑफ फैमिलीज़ को देखोगे, और उस हिसाब से फिर आप लोगों ने घर बनाना होगा, ठीक है। यानी अगर वो आप लोग 2 बंदों के लिए घर बना रहे हो, कि आप लोग 4 के लिए, या एक 10 बंदों के लिए, या 20 बंदों के लिए, तो अकॉर्डिंग उसके आप लोगों ने अपना घर और उसका जो है वो सेटिंग करनी होती है। तो बिल्कुल उसी तरह वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो याद होगा आप लोगों को कि वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी में एक जगह का नाम है वेरिएबल। सो वेरिएबल एक जगह का नाम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर है। तो घर में तो लोग रहते हैं, लेकिन वेरिएबल आप लोगों की मेमोरी में एक जगह का नाम होता है जहाँ पे हम अपनी वैल्यू रखते हैं, और ये जो वैल्यू हम रखते हैं, इस वैल्यू के रखने को कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है जी। सो आई थिंक के आप लोगों को मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बता दिया कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कि इनिशियलाइजेशन जो है वेरिएबल की, या जो वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं वो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के हमारे पास 2 मेन तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ दी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जो पहला तरीका है
वो है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है जी। और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है आफ्टर डिक्लेरेशन। ये जो दूसरे वाला है आफ्टर डिक्लेरेशन, इसको फिर मैंने मज़ीद आप लोगों को समझाने के लिए इसको दो मेन तरीक़ों में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज़ दी विद फिक्स वैल्यू एंड द सेकंड इज़ दी विद जनरल वैल्यू। तो एक फिक्स वैल्यू के साथ है और एक जनरल वैल्यू के साथ है, और ये दोनों आफ्टर डिक्लेरेशन में आते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पहला जो मेथड है उसको अभी डिस्कस करते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल को उस वक्त इनिशलाइज करें जिस वक्त वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मतलब कि जिस वक्त डिक्लेयर किया उस वक्त इनिशलाइज, यानी डिक्लेयर करने के साथ ही आप लोग उसको इनिशलाइज कर दो। तो पहला मेथड ये है। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के लिए जो चीज़ हमें चाहिए दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशलाइजेशन करते हैं वेरिएबल की, तो इसमें हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो मैंने लिखा भी हुआ है आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर इट। अब बात ये आ जाती है कि व्हाट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन को समझने के लिए हमें जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का पता होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो हम लोग जो है वो अभी असाइनमेंट ऑपरेटर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें ये वाला मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो आप लोगों को ये सिंबल नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर इन C++। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आप लोगों को समझनी है यहाँ पे वो ये है कि ये जो आप लोगों को सिंबल नज़र आ रहा है इसको आप लोग मैथ्स में इक्वल कहते हो, लेकिन C++ में इसको इक्वल नहीं कहा जाता। C++ में अगर आप लोगों को ये वाला सिंबल, ये वाली चीज़ अगर नज़र आती है तो आप लोग ये नहीं कहोगे कि ये इक्वल का साइन है। इट इज़ नॉट द सिंबल ऑफ इक्वल। ये इक्वलिटी को शो नहीं करता, ये दो चीज़ों को बराबर होना शो नहीं करता। ये नहीं बताता कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। जैसे मैथ्स में हम लोग इसकी एक तरफ कोई चीज़ लिखी होती है और दूसरी तरफ कोई चीज़ लिखी होती है तो हम क्या कहते हैं कि दीज आर इक्वल, ये दोनों बराबर हैं। C++ में हम ये नहीं कहेंगे। ठीक है जी। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहा जाता है और इसका क्या काम होता है, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर
assigning the right hand side to its left hand side। बात क्लियर हो गई कि ये ऑपरेटर आप लोगों का C++ में यूज होता है assigning the right hand side। ये RHS जो लिखा हुआ है इसका मतलब है राइट हैंड साइड, और LHS जो लिखा हुआ है इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। तो इसको किस तरह से इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को उर्दू में भी समझा दूं कि इसका मतलब ये है कि दिस ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर जो है ये राइट साइड पे लिखी हुई चीज़ को असाइन कर देता है लेफ्ट साइड पे लिखी हुई चीज़ को। यानी इसका ये जो राइट साइड है इस साइड की चीज़ को असाइन करता है इस साइड पे। बात क्लियर हो गई? असाइनिंग द राइट हैंड साइड टू इट्स लेफ्ट हैंड साइड। नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये इसकी राइट हैंड साइड हो गई। तो इस साइड पे जो कुछ भी होगा ये उठा के इसको दे देगा। असाइन का मतलब होता है किसी को दे देना। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, ए असाइनमेंट ऑपरेटर और 5। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोगों से DIT के प्रैक्टिकल में, स्पेशली प्रैक्टिकल में इस तरह की चीज़ें पूछी भी जाती हैं, अगर आप लोगों से प्रैक्टिकल में पूछ लेता है एक्सटर्नल जो आएगा C++ के वाइवा में कि भाई ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, ये बताओ, तो आप लोग क्या कहोगे कि यहाँ पे 5 असाइन हो रहा है A को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर असाइनिंग द वैल्यू 5 टू वेरिएबल A। यानी ये जो A है ये मेरा वेरिएबल है और ये जो 5 है मेरी वो वैल्यू है। सो आई एम असाइनिंग द वैल्यू ऑफ 5 टू वेरिएबल A। बात क्लियर हो गई? तो अब आप लोगों को थोड़ा मैं याद दिला दूं कि हमने वेरिएबल में एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि हमने कहा था कि वो जो वेरिएबल को हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वो कोई जो है वो कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, या वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। यानी हम जो वेरिएबल को वैल्यू देंगे वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कोई दूसरा वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है, और वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं आप लोगों को वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के इस लेक्चर में अभी बताता हूँ और समझाता हूँ। सो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि द वैल्यू 5 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आर द फिक्स वैल्यूज। कांस्टेंट्स आर those things which cannot be changed। कांस्टेंट वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। वेरिएबल जो होते हैं वो होते हैं जो चेंज हो सकें, जो चेंजेबल हों। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने वो पहली वाली चीज़ बताई जो वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भी बताई, और पिछले लेक्चरों में भी हमने ये बात डिस्कस की थी वेरिएबल के, कि वेरिएबल को जो वैल्यू दी जाती है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे लेट सपोज मैंने एग्जांपल अभी दी 5, तो वी आर नाउ असाइनिंग द कांस्टेंट 5 टू A। ठीक है? आप लोग मोर प्रॉपरली अगर उस वाइवा वाले बंदे को बताना चाहो तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, वी आर असाइनिंग द कांस्टेंट वैल्यू 5 टू द वेरिएबल A। क्लियर है जी? अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने वहाँ पे देखी वो लिखी हुई थी
कि वेरिएबल को हम कोई दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये जो सेकंड आप लोगों को एग्जांपल नज़र आ रही है, जो मैंने लिखा हुआ है ए असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर बी, तो नाउ दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट थिंग के वहाँ पे मैंने कहा था कि वेरिएबल को हम किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। सो हेयर we are assigning the value of b to the variable a। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स सपोज वाइवा में ही अक्सर ये चीज़ें पूछ लेते हैं इस तरह से, और किसी टेस्ट इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज ये वाली चीज़ कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस, या ये भी पूछा जा सकता है कि ये लिखा हुआ है कि ए बी के बराबर है, ए इज इक्वल टू बी है, क्या ये ए इज इक्वल टू बी है? नहीं। C++ में इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी। ये जो सामने नज़र आ गया आप लोगों को, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि assign the value of b to the variable a, यानी वेरिएबल b के अंदर जो भी वैल्यू है, लेट सपोज 1 है, 2 है, 3 है, या कोई भी है, वो वेरिएबल a को दे दो, वेरिएबल a को असाइन कर दो। सो जो बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि C++ में इस सिंबल का मतलब इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता। सो इस वजह से इस बात का मतलब जो सामने लिखी हुई है, इसका मतलब भी ये नहीं है कि ए बी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि असाइन कर दो बी की वैल्यू ए वेरिएबल को। सो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तीसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताई थी कि वेरिएबल को कोई किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है, किसी इक्वेशन का रिजल्ट भी दिया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ b+c, तो अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि a इज इक्वल टू b+c। C++ के अंदर इस बात का मतलब ये नहीं है कि a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू b+c। a b और c के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि assign the result of b+c to a। मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। अगर आप लोगों से C++ के वाइवा में पूछा जाए या कहीं और प्रोग्रामिंग के किसी टेस्ट इंटरव्यू में, तो इस बात का मतलब जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इसका मतलब ये है कि assign the result of b+c to the variable a, ठीक है जी। तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ देखी, दैट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। आई थिंक आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम वापस अपने टॉपिक की तरफ, और वो क्या था कि व्हाट इज़ दी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, यानी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, वो अभी हम देखेंगे। तो बहरहाल हमने तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है।
एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। ठीक है जी, कैसे होती है? बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे? तो इसकी एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि भाई एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है या ये कैसे होती है। तो इसका मतलब ये कि भाई जिस वक्त डिक्लेयर किया उसी वक्त उसको वैल्यू दे दो। तो लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल दिया, ये इंट क्या है उसकी डेटा टाइप, और वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ लेट सपोज सैलरी। ठीक है जी, मैंने इंट क्या दिया, ये मेरी डेटा टाइप थी, और सैलरी क्या है, ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब इनिशियलाइज करना है तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं इसको यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दूंगा, लेट सपोज 50,000। बात समझ आ गई आप लोगों को? और बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज दी सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों लगाया? बिकॉज इट इज दी टर्मिनेटर, बिकॉज इट इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट। बिकॉज इससे पता लगता है कि हमारी ये वाली स्टेटमेंट खत्म हो गई। ठीक है ना? तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जिस वक्त वेरिएबल बनाया उसी वक्त उसमें वैल्यू भी डाल दी। ठीक है जी। इसी तरह मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकता हूँ और उनको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं दे दूँ S1 और उसकी वैल्यू लेट सपोज कुछ भी दे दूँ, कामा। इसी तरह मैं दूसरा वेरिएबल है S2 लेट सपोज, और उसमें मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ लेट सपोज 8, और मैं एक तीसरा वेरिएबल दे देता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया S3, और उसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ कोई भी, मिसाल के तौर पे मैं इसमें डाल देता हूँ 2। अब मैंने 3 वेरिएबल बना भी लिए और असाइन भी कर लिए, असाइन इनिशियलाइजेशन भी कर ली। सो अब आखिर में सेमीकोलन। अगर मज़ीद वेरिएबल बनाने हैं और उनमें वैल्यू डालनी है तो आप लोग इसके आगे कॉमा लगा के जाते जो, बट जब आखिरी वेरिएबल आप लोग बनाओगे तो उस वेरिएबल के इनिशियलाइज करने के बाद, वैल्यू देने के बाद, आखिर में सेमीकोलन आप लोगों ने ज़रूर लगाना है। विदाउट सेमीकोलन आप लोगों को वो एरर देगा, और कौन सा एरर देगा आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसका नाम है सिंटैक्स एरर, जो कि लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से, उसके सिंटैक्स को वायलेट करने की वजह से रेज होता है। वो वाला जो है वो आप लोगों को एरर आएगा। सो ये जो मेथड था, आप लोगों को मैंने 2 एग्जांपल्स जो दी, ये एक वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया, और दूसरी लाइन में मैंने आप लोगों को एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका बताया है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल जो लिया था वो सैलरी था, और उसको मैंने एक वैल्यू दी। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, और वेरिएबल मैंने वही रखे जो रूल्स को फॉलो करते हों, जो रूल्स हमने पढ़े थे आइडेंटिफायर के या वेरिएबल के, तो वो वायलेट नहीं करने। तो मैंने उन रूल्स को देखते हुए, जहन में रखते हुए, मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हैं, एक S1 के नाम का, एक S2 के नाम का, एक S3 के नाम का, और उनको फिर मैंने अपने हिसाब से वैल्यूज़ दी हैं, जो भी मैंने वैल्यूज़ देनी थी। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, या एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल को जिस वक्त डिक्लेयर किया जाए उसी वक्त उसको इनिशियलाइज भी किया जाए। और इनिशियलाइजेशन क्या होती है
किसी वेरिएबल में वैल्यू को डालने को हम लोग कहते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, हमने वो देखी। और उनमें से पहली जो टाइप है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, उसको हमने डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स आज समझा। इंशाल्लाह ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू है और इस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई आफ्टर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन क्या होती है, और ये जो दो मेथड मैंने बताए विद फिक्स वैल्यू और विदाउट फिक्स वैल्यू, यानी विद जनरल वैल्यू जिसको कहते हैं, उससे डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन कैसे की जाती है। तो ये हमारे जो हैं वेरिएबल का टॉपिक अभी चल रहा है, और मैंने बताया भी था कि ये वेरिएबल का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आप लोगों के डीआईटी के पेपर में आता है, और इसमें वेरिएबल से हमने स्टार्ट किया था, फिर वेरिएबल्स के रूल्स हैं, फिर वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, फिर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है, फिर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के ये दोनों मेथड्स हैं, और फिर इन दोनों में इस दूसरे के दो मेथड्स हैं, प्लस इसके बाद डेटा टाइप्स का टॉपिक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी वेरिएबल से लेके डेटा टाइप तक के जो टॉपिक्स बताए हैं, आप लोगों के पेपर में, डीआईटी के पेपर में लाजमन इन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन लाजमन आएगा। ठीक है जी, वेरिएबल और वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, फिर इनिशियलाइजेशन के मेथड्स और डेटा टाइप्स और वेरिएबल के वो 9 रूल्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इनमें से पेपर में कंफर्म आप लोगों का एक क्वेश्चन डीआईटी के पेपर में आता है और आएगा, और इनमें से ही अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो वाइवा में भी जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हमारा ये चल रहा है। हमारे इसमें 2 लेक्चर आई थिंक और मज़ीद होंगे इस टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए। एक में हम लोग आफ्टर डिक्लेरेशन वाले टॉपिक को डिटेल से देखेंगे, और एक में जो है वो हम लोग डेटा टाइप के टॉपिक को डिटेल से देखेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा लेक्चर था, वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ों के साथ और नेक्स्ट जो है वो आगे काम के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।